जो लास्ट वीडियो हमने किया था उसमें बाकी और 5 प्रिंसिपल बनी, टोटल 9 प्रिंसिपल हम लोग हेनरी फ्योल का पढ़ चुके हैं। 10वां प्रिंसिपल हम लोग यहाँ देखेंगे। द 10th प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल जनरल मैनेजमेंट इज प्रिंसिपल ऑफ a scalar chain. A scalar chain is the line of authority that is hierarchical order. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो बनाए जाते हैं, ऑथोरिटी रिस्पांसिबिलिटी के बेस पे जो रिलेशनशिप बनता है उसको हम लोग हायरार्की ऑर्डर यानी स्केलर चेन बोलते हैं, लाइन ऑफ अथॉरिटी बोलते हैं। सिंपल सा जैसे आप अपने स्कूल में लीजिए, स्कूल में जो है या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में देखिएगा कि जैसे आपका जो सुपीरियर होगा, जो स्टूडेंट से जुड़े हुए सुपीरियर्स होते हैं, उनके क्लास टीचर होते हैं, उनके टीचर्स होते हैं, उन टीचर के ऊपर एक उनका डिपार्टमेंटल हेड होता है, उनके ऊपर जो है एक प्रिंसिपल होते हैं और प्रिंसिपल के ऊपर फिर मैनेजिंग डायरेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के जो होते हैं, स्कूल के जो होते हैं वो होते हैं चेयरमैन। तो इस तरह से जो है कहा गया कि लाइन ऑफ अथॉरिटी जो तैयार हुआ है, यानी हर एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप जो बना है, हर एक पोस्ट का एक अपना ही अलग अथॉरिटी है, उस पोस्ट का अपना रिस्पांसिबिलिटी है, और इन सारे अथॉरिटी रिस्पांसिबिलिटी रिलेशनशिप के आधार पर जो लाइन ऑफ हायरार्की बनता है, दिस इज कॉल्ड ए स्केलर चेन। अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल, एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू एवरी की ऑफ दिस चेन। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये हायरार्किकल ऑर्डर होना चाहिए, ये लाइन ऑफ अथॉरिटी होना चाहिए, और किसी भी कंडीशन में, किसी भी परिस्थिति में ये लाइन ऑफ अथॉरिटी टूटना नहीं चाहिए। जो भी इंफॉर्मेशन फ्लो होगा ये उसी पूरे प्रोसेस के थ्रू फ्लो होगा ना। जैसे इसको लेटर के थ्रू यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिखाया गया कि अगर कोई इंफॉर्मेशन ई से शुरू होता है तो आई तक पहुँचने के लिए वो पहले डी के पास जाएगा, डी से इंफॉर्मेशन सी के पास जाएगा, सी के पास से बी, बी से ए से एफ, एफ टू जी, जी टू एच एंड देन फाइनली टू आई। एंड ई टू आई तक इंफॉर्मेशन आने के लिए एक लंबा प्रोसेस यानी लाइन ऑफ अथॉरिटी फॉलो करना होगा। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ ए स्केलर चेन। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई अर्जेंट इंफॉर्मेशन फ्लो कराना है, कोई इमरजेंसी का सिचुएशन है जहां पे एक लंबे प्रोसेस को फॉलो करने में काफी डिले हो सकता है। ऐसे सिचुएशन के लिए स्केलर चेन प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन दिया है हेनरी फ्योल ने, जिसको गैंट प्लान कहा गया है। And Gantt plan is an exception to the principle of a scalar chain, and this should be followed only at the time of emergency. इस प्रिंसिपल में कहा गया कि अगर कोई इंफॉर्मेशन को फॉलो करने में, प्रोसेस को फॉलो करने में प्रोसीजरल डिले होगा तो वैसे सिचुएशन में जो है अगर डी जो है एच से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है, सी जो है जी से डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकता है, यानी बिना आप इस लंबे प्रोसेस को फॉलो किए डायरेक्टली अपने सेम लेवल पे जो है आप इंफॉर्मेशन को फ्लो यहाँ करा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कहा गया गैंट प्लान, लेकिन ये जो है सिर्फ इमरजेंसी के ही सिचुएशन में फॉलो किया जाए। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब यहाँ ये नहीं कि सबको इक्वल सैलरी, इक्वल पेमेंट दिया जाए। यहाँ इक्विटी का मतलब हो गया कि ट्रीटमेंट जो है सबको एक जैसा होना चाहिए। जैसे इक्विटी का मीनिंग यहाँ दिया गया, इक्विटी मींस काइंड, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉइज। कहने का मतलब कि आज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में आज भी देखा जाता है कि मैनेजर जो है अपने एम्प्लॉय को कई तरह के आधार पर उनसे भेदभाव करता है। हो सकता है जेंडर के आधार पर हो, लड़की हो सेम रैंक पे काम कर रही है, एक लड़का और एक लड़की, लेकिन लड़की है तो उसको कम सैलरी मिल रहा है, लड़का है तो ज़्यादा सैलरी मिल रहा है। ये भी हो सकता है कि ये मेरे मोहल्ले का है, मेरा जान पहचान का है, इसलिए हम इसको पनिशमेंट कम देते हैं, और फलाने जो है वो मेरी जान पहचान भी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो ज़्यादा पनिशमेंट दिया जाता है। तो इस तरह से किसी भी आधार पर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो रूल को फॉलो करने से रिलेटेड हो, वेजेज एंड सैलरी के पेमेंट से रिलेटेड हो, या किसी भी मायने में हो, ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर को, एक सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट में किसी भी आधार पे कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, जेंडर, नेशनलिटी, बिलीफ, किसी। जनरली आजकल जैसे हम लोग अपने समाज में कास्ट के आधार पर भी देखते हैं, रिलीजन के आधार पर भी देखते हैं। आप देखते होंगे मुंबई वगैरह में जो आप कहानी सुने कि भेदभाव होता है कि बिहारियों को यूपी के लोगों को मारा जाता है, पीटा जाता है, भेजा जाता है, ये सब इस तरह का भेदभाव
नहीं होना चाहिए। अगर बहुत सारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे कास्ट के आधार पर होता है कि मैं जिस कास्ट का हूँ उसी कास्ट के लोगों को वहाँ पे ज़्यादा रखा जाएगा, दूसरे कास्ट के लोगों को कम रखा जाएगा। तो इस तरह का किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड इक्विटी अकॉर्डिंग टू फ्रेयो। बारहवां नंबर जो प्रिंसिपल है वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ट्रिब्यूनल ऑफ पर्सनल। पर्सनल रेफर्स टू एम्प्लॉइज पर्सन्स हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेबिलिटी दैट इज स्थिरता एंड टेन्योर दैट इज पीरियड। कह रहा है कि फ्यूल का कहना था कि हम लोग किसी भी एम्प्लॉय के अंदर हर इंसान में कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, कुछ मेरिट होता है और उसको हम एक दिन में नहीं जान सकते। तो इसलिए हर एक एम्प्लॉय को, हर एक वर्कर को एक प्रॉपर टाइम दिया जाना चाहिए जिससे वो अपनी क्षमता को आपके सामने रख सके। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि जल्दी जल्दी किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में, एक काम से दूसरे काम में, एक शिफ्ट से दूसरे शिफ्ट में। इससे उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और वो किसी भी काम को प्रॉपर तरीके से सीख नहीं पाता, जान नहीं पाता, अपने आउटपुट नहीं दे पाता। इसलिए फ्यूल का कहना था इस प्रिंसिपल के अनुसार कि हर एक एम्प्लॉय को जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करता है उसको आप प्रॉपर टाइम दीजिए, प्रॉपर एक डिपार्टमेंट में वो उसके पोटेंशियल को शो करने का समय दीजिए जिससे पता चले, जिससे आप अपने उसकी एफिशिएंसी बढ़े, वो काम को सीख सके और आप अपने रिसोर्स का, टाइम का वेस्टेज न करें, आपका गोल जो है वो अचीव हो सके।